अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे। जो असेंबली लैंग्वेज है ये हमारे लिए कंप्यूटर की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए लिखी गई है और इसके अंदर जो है लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर से और दूर होती है और प्रोग्रामर से क्लोज होती है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को ज़्यादा समझ आती है लेकिन प्रोग्रामर को समझ नहीं आती है। उसके बाद फिर हम कुछ ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं जो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर के नाम से जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली में कन्वर्ट करते हैं और असेंबली को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब जो मकसद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असेंबली का वो यही होता है कि कंप्यूटर के साथ हम कोई बात डायरेक्टली अगर करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसका आ जाता है ये कोर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये कंप्यूटर से ज़्यादा क्लोज होता है ना कि हमारे से ज़्यादा क्लोज होता है। सो उसके बाद आ जाता है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज जो है ये फ्री हैंड आपके पास प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कंप्यूटर से आपको ईजीली इंटरेक्ट करने की सहूलत देती है। उसके बाद आ जाते हैं हम असेंबली लैंग्वेज के आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, वो हम IBM का पढ़ेंगे, PC बेस्ड और इंटेल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे हम विद एग्जांपल्स किसका। फिर अगर आप इस कोर्स करने से पहले आपको डिजिटल लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में पता हो, जो एंड है, और है, नोट है, अगर नहीं भी पता तो हम अपने आने वाली वीडियोस में इनको कवर करेंगे। उसके बाद आता है आपको बाइनरी नंबर्स का पता हो, अर्थमेटिक का पता हो। फिर आप अगर जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप असेंबली लैंग्वेज के बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और कंप्यूटर की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और आप कंप्यूटर को काफ़ी मतलब उसकी लिमिटेशन कैपेबिलिटीज़ के बारे में और भी जान सकते हैं गहराई में, और आपकी लॉजिक्स भी बिल्कुल अच्छी हो जाती हैं असेंबली लैंग्वेज को पढ़ने के बाद। फिर आ जाता है असेंबली लैंग्वेज बुक से पढ़ेंगे तब नहीं आपको याद होगी, इसके लिए आप एक कोर्स जो होता है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छी समझ आएंगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो असेंबली लैंग्वेज का पहला टॉपिक जो आज शुरू होने जा रहा है वो होने जा रहा है मशीन साइकिल। अब मशीन साइकिल क्या है? दुनिया में हर एक चीज़ का कोई ना कोई साइकिल होता है, तो इसी तरह कंप्यूटर का भी एक साइकिल है जिस साइकिल में हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हैं। मेन मेमोरी, ALU हमारे पास है इसमें, और कंट्रोल यूनिट, ये हमारे पास आ जाते हैं इसके मेन पार्ट्स में। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो हम स्टेप 1 में करते हैं वो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फेच करते हैं। कहाँ से? मेमोरी से। ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच हुई और गई कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CU। यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डीकोड होती हैं इनटू कमांड्स में। ये बताता है कि हमारे फंक्शन के अंदर होना क्या है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस फेच किए हैं उनमें हम करना क्या चाह रहे हैं। फिर ये चला जाता है ALU के पास विच इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर वो हमारी कमांड्स हमने जो सेकेंड स्टेप में दी थी वो उनको एग्जीक्यूट करते हैं। उनको एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेप 4 में जाकर हमारे रिजल्ट्स को स्टोर कर देता है अगेन किसमें, मेन मेमोरी के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया हो 3 साइकिल। पहले हम मेन मेमोरी से ही डाटा लेते हैं, फिर हम उसको कंट्रोल यूनिट में भेजते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है ALU में हमारा डाटा भेजता है, फिर वही कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आउटपुट आती है उसको दोबारा से मेन मेमोरी में स्टोर कर देता है। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है। ये क्या चीज़ है? इसमें हमारे पास 3 ही आ जाती है। हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती है, हमारे पास प्रोसेसर आ जाता है, हमारे पास मेन मेमोरी आ जाती है हमारे पास। अब कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मेनली कंसिस्ट होता है इन 3 चीज़ों पे जो मैंने आपको बता दी, प्रोसेसर पे, मेमोरी पे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं वो इंटरफेसिंग के लिए यूज़ होते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के साथ, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसर के साथ काम करने के लिए। और इसमें जो प्रोसेसर है वो हमारे पास एक मेन चीज़ है जो हमारे सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म हो रहे होते हैं हैंडल करते हैं। अब जो हमारे कंप्यूटर की होल वर्किंग है वो ऑपरेशन हो रही होती है, प्रोसेस हो रही होती है किसके ऊपर, डाटा पे।
और विच रिसाइड्स इन मेमोरी, और वो रहती की तरह मेमोरी के अंदर, हमारा सारा डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। मेमोरी जो रोल प्ले करी है वो हमारे डाटा को अपने पास रखने का रोल प्ले करी है। प्रोसेसर क्या रोल प्ले कर रहा है, हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हम एक दूसरे डाटा को पास आउट करने के लिए अपने से कंप्यूटर तक और कंप्यूटर से अपने तक वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिर प्रोसेसर, ऑपरेशन और मेमोरी डाटा। इसके अंदर ये 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। अब वो ये लाइंस आपको बताएंगी नेक्स्ट में कि इन लाइंस से क्या हो रहा है, इन लाइंस का पर्पस क्या है। ये लाइंस जो हैं हमें एड्रेस को, डाटा को इधर से उधर होने में, मूव आउट करने में हेल्प आउट करता है। अब हमारे पास आ जाता है देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म मेमोरी दैट वी वांट टू रीड ऑपरेशन। आप देखिए हमारी मेमोरी को पता कैसे लगेगा कि हमें कौन सा डाटा किस टाइम चाहिए या हम डाटा के साथ क्या करना चाहिए। उस चीज़ को हम कहते हैं कि हम इस डाटा के लिए, जब हमने डाटा को पढ़ना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है डाटा एलिमेंट को फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, उसके लिए भी कोई ना कोई टेक्निक होती होगी। यस, हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। वो क्या होती हैं? बसेस का टॉपिक में भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हो। अब यहाँ पे हम बसेस को डिस्क्राइब कर लेते हैं। आम जिंदगी में भी हम बसेस का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे ही कंप्यूटर में बसेस बनाई गई हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एक डाटा को दूसरी तरफ सेंड करने के लिए। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एड्रेस बस। एड्रेस बस जो होती है वो हमारे लिए एड्रेस को कैरी करती है, एक चीज़ का एड्रेस दूसरी चीज़ तक लेकर जाती है। ये उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेटा बस। डेटा बस जो होती है हमारे डाटा को मूव करती है मेमोरी से प्रोसेसर तक और प्रोसेसर से मेमोरी तक। अब ये हमारे पास रीड ऑपरेशन का परफॉर्म करती है और हमारे पास राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल बस। ये हमारे पास थर्ड बस होती है जो इंडिपेंडेंट लाइंस पे होती है और जो हमारे सारे ओवर कंट्रोल को हैंडल कर रही होती है, हमारी बस को हैंडल कर रही होती है। हमारे इवन तो मतलब हमारी जो भी हमारे अंदर काम हो रहे होते हैं उन सबको ये जो है हैंडल कर रही होती है कंट्रोल बस। उनकी टाइमिंग को, उनकी इन्फॉर्म करने के लिए, उनको मैसेजेस के लिए, उनको सिग्नल के लिए जो चीज़ हमारी यूज़ होती है वो ओवरऑल कंट्रोल बस होती है। उसके बाद अब ये देखिए हमारे पास आ गई एड्रेस बस है, सिर्फ एक तरफ चलती है। इसने एक जगह से एड्रेस को लेना होता है और दूसरी जगह एड्रेस को लेकर जाना होता है। लेकिन डाटा बस ने प्रोसेसर से भी डाटा लेके मेमोरी में छोड़ सकता है या मेमोरी से लेके भी डाटा प्रोसेसर को दे सकता है। कंट्रोल बस भी दोनों तरफ काम करती है, सिर्फ एड्रेस बस है जो एक ही तरफ काम करती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे विच इज़ कंप्यूटर बसेस, जो कि हमने सारी पीछे पढ़ ली हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर एड्रेस बस होती है वो हम पीछे रीड कर रहे हैं कि वो अनडायरेक्शनल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, आगे हम चलते हैं। मैं थ्योरीज को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, वो आप साइट से पढ़ सकते हैं। मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप लोगों को सिर्फ चीज़ों का कॉन्सेप्ट दे दिया जाए। अभी देखिए मेमोरी है हमारे पास, प्रोसेसर है, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, यहाँ पे हमारे पास इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस हैं। इन सब में जो लाइंस हैं ये लाइंस बसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो डाटा को इधर से उधर मूव करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद आता है डायमेंशन ऑफ मेमोरी। हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे सारा हमने बाइनरी एड्रेस ऑफ मेमोरी सेल्स। आपको पता है कंप्यूटर की जो लो लेवल लैंग्वेज है वो बाइनरी में होती है, विच इज़ 0101। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है बाइनरी में मेमोरी एड्रेस लिखा हुआ है। किसका एड्रेस लिखा हुआ है? ये हमारे पास एड्रेस लिखा हुआ है मेमोरी सेल्स का। और ये हमारे पास है जो चीज़, ये विड्थ है किसकी? मेमोरी सेल की। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वर्टिकली जो डायमेंशन होती है और साइज ऑफ मेमोरी होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर डायमेंशन ऑफ मेमोरी हम पढ़ चुके हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वो हमारा लास्ट टॉपिक का आज का जो कंक्लूड करने जा रही हूँ मैं वो ये है। देखिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बिट और बाइट के बारे में बता देते हैं। मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो हमारी लोकेशन होते हैं जहाँ पे हमारा डाटा जो है वो स्टोर होता है। अब मेमोरी सेल के अंदर
कितनी क्वांटिटी में आप कह सकते हैं डाटा स्टोर हो रहा है, तो वो बिट्स में या बाइट्स में स्टोर होता है। अब हमारे पास जो 8 बिट है, नॉर्मली 8 बिट को जो है वो हम कहते हैं बाइट। ओके, ये हमारे 8 बिट को हम कहते हैं 1 बाइट के इक्वल होती हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ बिट्स होती है ना, ये हमारे सेल की विड्थ को बताते हैं, यानी कि हमारे सेल की कितनी चौड़ाई है, उसमें कितने बिट्स का डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है, ये उसको कहते हैं। तो ये था हमारे लास्ट स्लाइड जो आज के टॉपिक की थी हमारी। अब पूरे ओवरऑल हमने स्लाइड्स में आज क्या पढ़ा, हमने कोर्स का इंट्रोडक्शन किया कि इस कोर्स के अंदर होगा क्या, और उसके बाद हमने थोड़ा सा कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को पढ़ा। उसके बाद हमने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा कि मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, फिर हमने उसको देखा कि डाटा किस तरह से मूव होता है, बसेस को पढ़ा। देन उसके बाद हमने मेमोरी की डायमेंशन को देखा और बाइट और बिट को पढ़ा हमने। उसके बाद हमने सेल की वर्ड को पढ़ा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को बहुत सा नॉलेज मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए जो आपकी स्टडीज़ में आपके लिए हेल्प आउट करे। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उन पे वीडियोज़ बनाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।